नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर चलते हैं। एक ऐसा मोड़ जहां एक महान सभ्यता का अंत हुआ और एक नए युग ने जन्म लिया। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन और वैदिक युग के उदय की। ये वो कहानी है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल से। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने समय से बहुत आगे थी, वो आखिर कैसे वक्त के साथ गुम हो गई? ये एक ऐसी पहेली है जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देती है। तो देखिए, बात है करीब 1400 ईसा पूर्व की। उस समय तक ये जो इतनी शानदार शहरी सभ्यता थी, वो अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। और ठीक इसी समय एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रखी जा रही थी। चलिए इस कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, किसी भी सभ्यता के पतन को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो सभ्यता पनपी कहाँ थी, उसकी जमीन कैसी थी। तो ये सभ्यता बसी थी सिंधु नदी और उससे जुड़ी दूसरी नदियों के विशाल मैदानों में। ये नदियां ही उनकी जिंदगी का, उनकी तरक्की का आधार थीं। और ये कोई मामूली मैदान नहीं थे, इसे दुनिया के सबसे उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में से एक माना जाता है। मतलब नदियों की लाई हुई उपजाऊ मिट्टी से बना एक बहुत बड़ा इलाका। जाहिर है, इतनी बड़ी आबादी और इतने बेहतरीन शहर इसी जमीन की वजह से मुमकिन हो पाए। इस जमीन ही इस सभ्यता की रीढ़ की हड्डी थी। और फिर इतिहास के इसी मंच पर एक नए समूह की एंट्री होती है, आर्य। उनका आना इस कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आया। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये दिखाता है कि ये सब घटनाएं कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन और वैदिक युग की शुरुआत, ये दोनों लगभग एक ही समय पर हो रहे हैं। और ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? तो सवाल उठता है कि ये आर्य थे कौन? देखिए, सोर्सेज बताते हैं कि ये सेंट्रल एशिया से आए लोग थे। सेमी नोमैडिक, मतलब एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। पशुपालन और खेती इनका मुख्य काम था। लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास ये हिंदू कुश पहाड़ों को पार करके उस इलाके में आकर बस गए, जिसे उन्होंने नाम दिया सप्त सिंधु, यानी 7 नदियों की धरती। तो जब आर्य यहां पहुंचे तो उनका सामना हुआ सिंधु घाटी सभ्यता के बचे खुचे लोगों से। सोचिए, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं, दो बिल्कुल अलग कल्चर अब आमने सामने थे। अब आर्यों के आने को लेकर एक बहुत बड़ी डिबेट है। और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से ये टॉपिक बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए इन थियरीज पर जरा करीब से नजर डालते हैं। तो असली सवाल यही है कि इन दोनों ग्रुप्स के बीच का रिश्ता कैसा था? क्या ये एक हमला था, या लोग शांति से आके बस गए, या फिर कुछ और ही कहानी थी? चलिए जो अलग अलग थियरीज हैं उन्हें देखते हैं। पहली थ्योरी है आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि आर्य बाहर से सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप से आए थे, और वो अपने साथ लाए एक बिल्कुल नई भाषा, संस्कृत, और एक नया कल्चर जो सिंधु घाटी के कल्चर से एकदम अलग था। अब जो दूसरी थ्योरी है वो इसके बिल्कुल उलट है। इसे कहते हैं स्वदेशी उत्पत्ति सिद्धांत। इसका मानना है कि आर्य कहीं बाहर से आए ही नहीं, वो भारतीय उपमहाद्वीप के ही मूल निवासी थे। और फिर आती है तीसरी थ्योरी, हाइब्रिड थ्योरी। ये एक तरह से बीच का रास्ता निकालती है। ये कहती है कि आर्य संस्कृति जो बनी वो लोकल लोगों और बाहर से आए प्रवासियों का एक मिक्सचर थी, एक मेलजोल का नतीजा थी। अच्छा, अब इन थ्योरीज की डिबेट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस मेलजोल का नतीजा क्या निकला। नतीजा था एक बिल्कुल नए समाज का जन्म, जिसे हम आज वैदिक युग के नाम से जानते हैं। तो देखिए, थ्योरी चाहे कोई भी सही हो, एक बात तो पक्की है, इस कॉन्टैक्ट ने एक मिली जुली संस्कृति को जन्म दिया। ये एक ऐसा मिक्सचर था जिसने शुरुआती वैदिक समाज की नींव रखी। और इन दोनों के रहन सहन में कितना बड़ा फर्क था, ये देखिए। एक तरफ थी सिंधु घाटी सभ्यता जो अपने एडवांस्ड प्लान्स शहरों के लिए जानी जाती थी, और दूसरी तरफ थे शुरुआती वैदिक लोग जो ज्यादातर चरवाहे थे और फूस की झोपड़ियों में रहते थे। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, शहरी जिंदगी से वापस ग्रामीण जिंदगी की तरफ। और इस नए दौर को, वैदिक युग को, इसका नाम मिला वेदों से। वेद वो पवित्र ग्रंथ हैं जो उस जमाने के समाज, कल्चर और उनकी सोच के बारे में हमारी जानकारी का सबसे बड़ा और सबसे प्राइमरी सोर्स हैं। जैसे ऋग्वेद में ही बताया गया है कि समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और यह वैदिक समाज का एक बहुत ही खास फीचर था, उसकी पहचान थी। तो ये वर्ण व्यवस्था थी क्या? देखिए, इसमें समाज को 4 ग्रुप्स में बांटा गया था।
सबसे पहले ब्राह्मण, जो पुजारी और शिक्षक थे, फिर क्षत्रिय यानी राजा और योद्धा, तीसरे थे वैश्य, जो व्यापारी और किसान थे, और आखिर में शूद्र, जिनका काम ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना बताया गया। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं और देखते हैं कि इस महान बदलाव ने आगे आने वाले समय के लिए क्या विरासत छोड़ी। तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, एक शहरी सभ्यता का अंत हो रहा था और उसी समय एक ग्रामीण पशुपालक कल्चर आ रहा था। दूसरी, इन दोनों के मिलने से वैदिक सभ्यता बनी। तीसरी, इस नए समाज की पहचान थी वेद और वर्ण व्यवस्था। और आखिरी बात, इसी दौर ने आगे चलकर भारतीय सभ्यता का पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया। और जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, क्या यह सिर्फ एक बदलाव था, एक युग से दूसरे युग में जाना, या एक संस्कृति ने दूसरे की जगह ले ली? इतिहास की यह प्राचीन कहानी हमें इस बारे में बहुत कुछ सिखाती है कि कल्चर कैसे बनते हैं, कैसे बदलते हैं और कैसे एक दूसरे में खुल मिल जाते हैं। तो चलिए आज चलते हैं टाइम में थोड़ा पीछे, एक ऐसी कमाल की सभ्यता की पहेली सुलझाते हैं जिसकी अपनी कोई आवाज ही नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो तैयार हैं इस खजाने की खोज के लिए? और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? मतलब सोचिए, सिंधु घाटी के लोगों ने अपने पीछे एक पूरी लिखाई, एक स्क्रिप्ट तो छोड़ी है, पर आज तक हम उसे पढ़ नहीं पाए। वो एक मिस्ट्री है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम उनकी दुनिया के बारे में आखिर जानते कैसे हैं? इसका जवाब छिपा है आर्कियोलॉजी में। मतलब हम उनकी कहानी सुनते हैं उन चीज़ों से जो वो हमारे लिए पीछे छोड़ गए, जो उन्होंने बनाया, जो उन्होंने इस्तेमाल किया। उनकी इमारतें, उनकी कला, उनके औजार, ये सब उनके साइलेंट स्टोरी टेलर्स हैं, खामोश कहानीकार जो हमें उनकी पूरी दास्तान सुनाते हैं। तो हमारी इस आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर हंट का पहला स्टॉप शायद सबसे मशहूर शहर है मोहनजोदड़ो। एक ऐसी जगह जिसने हमें इस सभ्यता के बारे में कुछ सबसे जरूरी सुराग दिए हैं। तो मोहनजोदड़ो, इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। इसे 1922 में सिंधु नदी के किनारे खोजा गया था। और देखिए, ये सिर्फ कोई आम शहर नहीं था। ये उस जमाने के सबसे बड़े और सबसे वेल प्लान्ड, मतलब सुनियोजित महानगरों में से एक था। कमाल है ना? तो मोहनजोदड़ो के खजानों की बात करें तो सबसे पहले और सबसे शानदार जो चीज़ सामने आती है वो है विशाल स्नानागार, जिसे हम ग्रेट बाथ भी कहते हैं। और ये एक ऐसी बनावट है जो आज भी हमें सोच में डाल देती है। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका जवाब है मोहनजोदड़ो। ये जो ग्रेट बाथ है ना, ये शहर में मिले कई अजूबों में से सिर्फ एक था। और ये दिखाता है कि उनकी सिटी प्लानिंग कितनी एडवांस्ड थी और उनकी कम्युनिटी लाइफ कितनी ऑर्गेनाइज्ड थी। अब देखिए, ये ग्रेट बाथ कोई आज के ज़माने का स्विमिंग पूल नहीं था। ये पक्की ईंटों और जिप्सम से बना एक एकदम वाटर टाइट टैंक था, जो उनकी इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है। और ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल खास मौक़ों पर, मतलब धार्मिक रस्मों रिवाजों के लिए होता था। ये हमें उनके समाज के बारे में भी काफ़ी कुछ बताता है। लेकिन मोहनजोदड़ो की कहानी सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों तक ही खत्म नहीं होती। यहाँ से हमें आर्ट के भी कुछ कमाल के नमूने मिले हैं। और इनमें से सबसे फेमस है कौनसे से बनी डांसिंग गर्ल की मूर्ति। और ये कहाँ मिली? जी हाँ, इसका जवाब भी मोहनजोदड़ो ही है। ये मूर्ति साइज में भले ही छोटी सी हो, पर ये अपने अंदर एक बहुत बड़ी कहानी छुपाए हुए है। उस दौर की कला, शायद उनके मनोरंजन के तरीके और मेटल से जुड़ी उनकी समझ के बारे में। ये जो स्टैचू है ना, ये ब्रॉन्ज कास्टिंग में उनकी मास्टरी का पक्का सबूत है। मतलब ये हमें साफ साफ बताता है कि वो लोग सिर्फ जबरदस्त प्लानर्स ही नहीं थे, बल्कि उतने ही बेहतरीन आर्टिस्ट भी थे। मोहनजोदड़ो के खजाने अभी खत्म नहीं हुए हैं। एक और कीमती चीज मिली है, सेल खड़ी, मतलब स्टीटाइट से बनी एक दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति। इसे अक्सर प्रीस्ट किंग या पुजारी राजा कहा जाता है। और आपने सही अंदाजा लगाया, ये भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है। इसके चेहरे पर जो शांत और रॉयल एक्सप्रेशन है ना, उसने हिस्टोरियंस के बीच एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। क्या सिंधु घाटी में राजा हुआ करते थे, या फिर ये किसी बहुत पावरफुल पुजारी की निशानी है? मतलब ये एक अकेली मूर्ति हमें उनके समाज और राजनीति के बारे में कितने गहरे सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए अब मोहनजोदड़ो की गलियों से निकलकर थोड़ा समुद्र की लहरों की तरफ चलते हैं। हमारा अगला पड़ाव है गुजरात का कोस्टल शहर लोथल। समझिए कि ये इस सभ्यता का पूरी दुनिया के लिए एक बहुत जरूरी दरवाजा था। लोथल को ना अक्सर हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर भी कहते हैं,
क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब था। और सबसे बड़ी बात, यहीं पर दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह मिला है। सोचिए कि ऐसा इंजीनियरिंग का कमाल जो इंडस वैली के लोगों को मेसोपोटामिया जैसी दूर दराज की सभ्यताओं से जोड़ता था। लेकिन लोथल सिर्फ ट्रेड के बारे में नहीं है। यहां से हमें उनके रीति रिवाजों के बारे में भी एक बहुत ही अनोखा सुराग मिला है। तो सवाल यह है कि वो कौन सी जगह थी जहां एक ऐसी कब्र मिली जो पूरी की पूरी सभ्यता में और कहीं देखने को नहीं मिली। इसका जवाब है लोथल। देखिए, आमतौर पर सिंधु घाटी में एक कब्र में एक ही इंसान को दफनाया जाता था, पर लोथल में कुछ अलग मिला। यहां एक डबल बरियल मिला, मतलब एक ही कब्र में दो लोगों के स्केलेटन। अब ये खोज उनके रीति रिवाजों के बारे में कई सारे इंटरेस्टिंग सवाल खड़े कर देती है। चलिए अब समंदर के किनारे से जरा जमीन की तरफ, खेतों की ओर चलते हैं। हमारी अगली लोकेशन है आज के हरियाणा में। जगह का नाम है बनावली। और यहां हमारा सवाल जुड़ा है खेती से, जो इस महान सभ्यता की बैकबोन थी, उसकी रीढ़ की हड्डी। तो सवाल है कि हल का एक मिट्टी का मॉडल, मतलब एक खिलौना हल, किस जगह पर मिला था। और ये जरूरी सुराग हमें मिला था बनावली में। ये हमें उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के एक और बहुत जरूरी हिस्से, उनकी खेती बाड़ी की तकनीक के बारे में बताता है। अब ये खिलौना भले ही छोटा सा हो, लेकिन ये सुराग बहुत बड़ा है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हड़प्पा के लोग खेती के लिए हल का इस्तेमाल जानते थे और करते थे। मतलब उनकी पूरी सभ्यता एक मजबूत एग्रीकल्चरल बेस पर टिकी हुई थी। तो हमारी इस पूरी ट्रेजर हंट से हमने आखिर सीखा क्या? चलिए अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हर खोज अपने आप में एक कहानी है। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ उनके धार्मिक विश्वासों की तरफ इशारा करता है, तो वहीं डांसिंग गर्ल उनके आर्टिस्टिक टैलेंट को दिखाती है। लोथल का डॉकयार्ड उनके ग्लोबल ट्रेड का सबूत है, और बनावली का खिलौना हल बताता है कि उनकी खेती कितनी मजबूत थी। ये सारे टुकड़े जब मिलते हैं तो एक बेहद एडवांस्ड और ऑर्गेनाइज समाज की तस्वीर उभर कर सामने आती है। और ये सब हमें वापस उसी एक बड़े रहस्य पर ले आता है जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। हड़प्पा स्क्रिप्ट में 400 से भी ज्यादा यूनिक सिंबल्स हैं, लेकिन उनकी भाषा आज भी हमारे लिए एक पहेली है, खामोश है। ये सारी चीजें, ये सारे खजाने हमें कितना कुछ बता देते हैं, पर उनकी लिखाई वो आज भी चुप है। जरा सोचिए, ये खोई हुई दुनिया अपने अंदर और न जाने कितने ही राज छिपाए बैठी है, जिनके खुलने का हम सब आज भी इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले हमारे ही देश में ऐसे शहर थे जिनकी प्लानिंग आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकती है? जी हां, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के उन्हीं कमाल के स्थलों की एक यात्रा पर चलेंगे और ये भी जानेंगे कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। हम सब जानते हैं एग्जाम्स में ये मैच द कॉलम वाले सवाल कितने कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। अरे कौन सा शहर किस नदी के किनारे था, उसे खोजा किसने? पर अब चिंता की कोई बात नहीं, आज के बाद ये सारी पहेलियां हमेशा के लिए सुलझ जाएंगी। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बिल्कुल दिल से, इसकी दो जुड़वां राजधानियों से। इनकी खोज ने सच कहूं तो इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की। साल था 1921। दयाराम साहनी ने रावी नदी के किनारे इस जगह को खोजा। ये एक टर्निंग पॉइंट था। पहली बार दुनिया को पता चला कि भारत में एक इतनी विशाल और एडवांस शहरी सभ्यता थी। और हां, इसी खोज की वजह से पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और फिर ठीक एक साल बाद ही एक और शानदार शहर सामने आया, मोहनजोदड़ो। ये सिंधु नदी के किनारे था और अपनी बड़ी बड़ी इमारतों जैसे कि ग्रेट बाथ के लिए मशहूर है। इसके नाम का मतलब भी बड़ा दिलचस्प है, मृतकों का टीला। अपने आप में एक रहस्य है ना? चलिए अब पाकिस्तान से चलते हैं सीधा भारत, गुजरात की तरफ। यहां हमें दो ऐसे अनोखे शहर मिलते हैं जिनकी अपनी ही एक अलग पहचान थी, एक अलग कहानी थी। लोथल का नाम आते ही दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, डॉकयार्ड, यानी कि गोदी बाड़ा। सोचकर देखिए, ये दुनिया के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक था। मतलब उस जमाने में भी यहां से मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं के साथ ट्रेड होता था। ये भोगवा नदी के किनारे था। और दूसरी तरफ है धौलावीरा। इन लोगों ने तो पानी के मैनेजमेंट में मास्टरी कर रखी थी। ये शहर अपने जबरदस्त वाटर कंजर्वेशन सिस्टम और जलाशयों के लिए जाना जाता है। उस समय की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है ये। तो देखिए, इनको याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। लोथल को समझिए ट्रेड का हब, एक पोर्ट सिटी,
और धौलावीरा को कहिए वाटर का विजर्ड। एक ने दुनिया को जोड़ा तो दूसरे ने पानी को काबू में किया। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान और हरियाणा की ओर। यहाँ हमें जो साइट्स मिली हैं वो सिंधु घाटी के लोगों की खेती बाड़ी और उनकी सोशल लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। कालीबंगन नाम का मतलब है काली चूड़ियां, पर इसकी सबसे बड़ी खासियत है यहाँ मिले जुते हुए खेत के सबूत। जी हाँ, ये दुनिया में प्लाउड फील्ड का सबसे पहला प्रमाण है। इससे पता चलता है कि वो कितने एडवांस्ड किसान थे। और हरियाणा में है राखी गढ़ी, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हाल की खोजों से पता चला है कि ये अब तक की खोजी गई पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है। जी, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से भी बड़ी। अब कुछ शहर ऐसे भी थे जो बहुत बड़े तो नहीं थे, पर वो किसी एक खास चीज के लिए जाने जाते थे, मतलब अपने काम में स्पेशलिस्ट थे, और यही बात उन्हें एग्जाम्स के लिए याद रखना भी आसान बना देती है। चन्हूदड़ो को आप उस जमाने का इंडस्ट्रियल हब समझ सकते हैं। ये शहर मनके यानी बीड्स बनाने की फैक्ट्रियों के लिए फेमस था। और एक बहुत ही यूनिक बात, ये बिना किसी किले या गढ़ वाला इकलौता बड़ा शहर था। और अब एक ऐसी खोज जिस पर आज भी इतिहासकारों में बहस होती है, सुरकोटदा। यहाँ क्या मिला? घोड़े की हड्डियां। ये इकलौती ऐसी साइट है जहां से घोड़े के असली अवशेष मिले हैं, जो उस युग को लेकर कई नए सवाल खड़े कर देता है। तो हमने सभी जरूरी जगहों की यात्रा कर ली है। अब चलिए फटाफट सब कुछ एक जगह पर समेटते हैं, ताकि वो जो मैच द कॉलम वाले सवाल है ना, उनमें कभी कोई गलती ना हो। और ये रही आपकी फाइनल रिवीजन गाइड। इस एक टेबल में सब कुछ है। देखिए, हड़प्पा, रावी नदी, पाकिस्तान; मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, ग्रेट बाथ; लोथल, गुजरात, भोगवा नदी और सबसे जरूरी डॉकयार्ड; कालीबंगन में मिले जुते हुए खेत तो धोलावीरा वाटर मैनेजमेंट के लिए फेमस था; और हां, सुरकोटदा में मिली घोड़े की हड्डियां। बस इसे ध्यान में रखिए और वो मैचिंग वाले सवाल चुटकियों में हल हो जाएंगे। तो आखिर में एक सवाल, एग्जाम्स के फैक्ट्स तो ठीक हैं, पर ये प्राचीन शहर हमें आज के बारे में क्या सिखाते हैं? उनकी कमाल की टाउन प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट और ट्रेड नेटवर्क, ये सब आज भी हमारे लिए एक बड़ी प्रेरणा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जड़ों से, अपने इतिहास से आज भी कितना कुछ सीख सकते हैं। नमस्कार। चलिए आज वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, लगभग 4,500 साल पीछे, और एक ऐसी सभ्यता के अर्बन डिजाइन को समझते हैं जिसकी इंजीनियरिंग आज भी दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स को हैरान कर देती है। अच्छा, जब हम किसी पुराने प्राचीन शहर के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद धूल भरी टेढ़ी मेढ़ी गलियां, कच्ची बस्तियां, कुछ ऐसा ही है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि सच इससे कई ज्यादा मॉडर्न और वेल प्लान था। सोचिए जरा, एक ऐसा शहर जो हमारे आज के कई शहरों जितना ही ऑर्गेनाइज था। जी हाँ, कोई कियोस नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, बल्कि एक कमाल का ऑर्डर। ये हड़प्पा के शहरों की हकीकत है जो हमारी कल्पना से बिल्कुल अलग है। तो चलिए इस इनक्रेडिबल अर्बन डिजाइन के राज खोलते हैं। तो सबसे पहले एक बर्ड्स आई व्यू लेते हैं कि आखिर ये लोग पूरे के पूरे शहर को एक मास्टर प्लान के तहत बनाते कैसे थे। हड़प्पा की टाउन प्लानिंग की नींव थी ग्रिड पैटर्न। सड़कें एकदम सीधी जो एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती थीं। इससे होता ये था कि पूरा शहर अपने आप रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में बंट जाता था। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये थी एकदम प्रिसाइज ज्योमेट्रिक प्लानिंग जो उनकी एडवांस्ड इंजीनियरिंग स्किल्स को दिखाती है। और कमाल की बात यह है कि ज्यादातर शहर 2 हिस्सों में बटे होते थे। पश्चिम में एक ऊंचा हिस्सा जिसे दुर्ग या सिटाडेल कहते थे, शायद यहाँ राजा महाराजा या बड़े लोग रहते थे और सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स भी यहीं थी। और पूर्व में एक बड़ा निचला शहर जहाँ आम लोग रहा करते थे। ये साफ साफ अर्बन जोनिंग का एक बहुत पुराना एग्जाम्पल है जो बताता है कि सोसाइटी कितनी ऑर्गेनाइज थी। अब बात करते हैं उस एक चीज की जिसने इस पूरे शानदार प्लान को हकीकत बनाया, और वो चीज थी एक मामूली सी दिखने वाली ईंट। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये एक क्रांति थी। ये उस दौर में इस्तेमाल होने वाली पक्की ईंटों का स्टैंडर्ड रेशियो था। 1 हिस्सा मोटाई, 2 हिस्से चौड़ाई और 4 हिस्से लंबाई। ये रेशियो बिल्डिंग को जबरदस्त स्टेबिलिटी देता था और कंस्ट्रक्शन को आसान बनाता था। जरा सोचिए, हजारों किलोमीटर में फैली एक सभ्यता में हर जगह एक ही साइज की ईंटें मिलना,
ये क्या बताता है? इसका मतलब है कि कोई पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी थी जो ये सब कंट्रोल कर रही थी और उनके पास मेजरमेंट का एडवांस्ड नॉलेज था। ये बड़े पैमाने पर प्लानिंग का सबसे पक्का सबूत है। चलिए अब देखते हैं कि इन शहरों की लाइफलाइन क्या थी। मतलब उन्होंने पानी और सफाई का ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जो उस जमाने के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऐसा लगता है मानो हड़प्पा सभ्यता को पानी के मैनेजमेंट से एक तरह का ऑब्सेशन था, चाहे वो साफ पानी की सप्लाई हो या गंदे पानी की निकासी। उनका ध्यान इस पर सबसे ज्यादा था और इसी चीज ने उन्हें अपने समय से बहुत आगे कर दिया। उनकी ड्रेनेज सिस्टम तो सच में अनबिलीवेबल थी। हर घर की अपनी नाली होती थी जो सड़क की मेन नाली से जाकर मिलती थी, और ये नालियां ढकी हुई थीं ताकि सफाई आसानी से हो सके। ये पब्लिक हेल्थ के लिए उनकी गहरी सोच को दिखाता है, जो उस समय के लिए वाकई एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। और बात सिर्फ गंदे पानी को निकालने की नहीं थी, वो पानी बचाने में भी माहिर थे। धौलावीरा शहर इसका सबसे बड़ा सबूत है, जो अपने बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स और डैम्स के लिए फेमस था। वो जानते थे कि बारिश की हर एक बूंद को कैसे बचाना है। अब एक ऐसे शहर की बात करते हैं जो नियमों से थोड़ा अलग था। एक एक्सेप्शन, लेकिन ये एक्सेप्शन भी उनकी बेजोड़ प्लानिंग का ही एक और सबूत है। जहां ज्यादातर हड़प्पा शहर 2 हिस्सों में बटे थे, वहीं धोलावीरा वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। और यही बात इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक यूनिक और बहुत खास शहर बनाती है। शहर के 3 हिस्से थे। सबसे ऊपर दुर्ग या सिटाडेल, जो शायद शासकों और धार्मिक कामों के लिए था। बीच में था मध्यनगर, जहां शायद बड़े अधिकारी और व्यापारी रहते होंगे। और सबसे बाहर निचला नगर, जो आम कारीगरों और मजदूरों के लिए था। ये लेयर्ड स्ट्रक्चर उस समाज की कॉम्प्लेक्सिटी और हर किसी की ज़रूरत के हिसाब से प्लान करने की उनकी काबिलियत को दिखाता है। और ये हमें हमारे आखिरी और सबसे दिलचस्प सवाल पर लाता है। इन पुराने ब्लूप्रिंट्स का हमारी आज की दुनिया से आखिर क्या कनेक्शन है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हड़प्पा की अर्बन प्लानिंग सिर्फ हिस्ट्री की किताबों की बात है, या फिर आज भी हमारे शहर इससे कुछ सीख सकते हैं? सच तो ये है कि हड़प्पा के नगर नियोजन के प्रिंसिपल्स आज भी जिंदा हैं। चंडीगढ़ जैसे प्लैंड शहरों का ग्रिड सिस्टम, रेजिडेंशियल और कमर्शियल जोनिंग का कॉन्सेप्ट और बेहतरीन सैनिटेशन पर जोर देना, ये सभी आइडियाज हैं जिनकी जड़ें हजारों साल पहले हड़प्पा की जमीन में थीं। तो मैं आपको इसी एक सोच के साथ छोड़कर जा रहा हूं। एक सभ्यता जिसने इतनी दूर की सोची, वो हमें अपने शहरों के फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। उन्होंने व्यवस्था और स्थिरता के लिए प्लानिंग की। सवाल ये है कि क्या हम हड़प्पा के लोगों की तरह जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां बड़े बड़े शहर थे, दूर दूर के देशों से व्यापार होता था, लेकिन लोगों की जेब में एक सिक्का तक नहीं था। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की इसी हैरान कर देने वाली आर्थिक दुनिया की सैर करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर बिना किसी पैसे, बिना किसी सिक्के के इतनी महान सभ्यता बनती कैसे है? एक इतनी बड़ी, इतनी अमीर और इतनी एडवांस्ड दुनिया जो बिना करेंसी के चलती हो, ये हुआ तो हुआ कैसे? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि बिना पैसों के उनकी इकोनॉमी आखिर चलती कैसे थी। फिर उनके खेतों और जानवरों की दुनिया में झांकेंगे, उनके इंटरनेशनल ट्रेड को देखेंगे और जानेंगे कि उनकी टेक्नोलॉजी ने कैसे सब कुछ बदल दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनकी बिना पैसे वाली अर्थव्यवस्था की। ये सोचना ही कितना कमाल का है कि दौलत और व्यापार का वजूद सिक्कों के आने से बहुत बहुत पहले से था, और हड़प्पा के लोगों ने ये कर दिखाया था। उनकी पूरी इकोनॉमी की चाबी थी बार्टर सिस्टम, यानी चीज के बदले चीज। कोई सिक्का नहीं, कोई नोट नहीं। अगर एक किसान को बर्तन चाहिए तो वो कुम्हार को अनाज देगा और बदले में बर्तन ले लेगा। कितना सीधा, सरल और कमाल का असरदार सिस्टम था। तो आखिर इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, इतना बड़ा ट्रेड, इसकी बुनियाद क्या थी? जवाब है उनके खेत। चलिए देखते हैं कि वो क्या उगाते थे और कौन से जानवर पालते थे जो उनकी तरक्की का असली राज था। देखिए, खेती उनकी सुपर पावर थी। उनकी मुख्य फसलें थीं गेहूं और जौ। तिल और सरसों भी उगाते थे। लेकिन अब आती है वो बात जो सब कुछ बदल देती है। ये दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास उगाया। जी हां, बिल्कुल सही सुना। आज हम जो आरामदायक सूती कपड़े पहनते हैं, उसकी कहानी यहीं से शुरू हुई थी।
ये एक ग्लोबल गेम चेंजर था। खेतों के साथ साथ जानवर भी उनकी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा थे। कुबड़ वाला बैल, भैंस, भेड़ और बकरी जैसे जानवर वो पालते थे। और एक मजेदार बात देखिए, उनकी मोहरों पर बाघ तो दिखता है, लेकिन शेर का कोई नामो निशान नहीं मिलता। और घोड़ा, उसके तो बहुत ही कम सबूत मिले हैं। मतलब वो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। तो क्या ये लोग बस आपस में ही चीजों का लेन देन करते थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी और जुड़ी हुई थी। उनकी अर्थव्यवस्था की जड़ें अपनी जमीन से निकलकर दूर दराज के देशों तक फैली हुई थी। इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है हजारों किलोमीटर दूर मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के पुराने दस्तावेजों में। वो लोग सिंधु घाटी को एक खास नाम से जानते थे, मेलुहा। ये नाम ही इस बात का पक्का सबूत है कि दुनिया की दो महान सभ्यताओं के बीच जबरदस्त व्यापार चल रहा था। तो वो बाहर से क्या मंगवाते थे? जरा सोच कर देखिए उनका नेटवर्क कितना विशाल था। सोना आता था अफगानिस्तान और दक्षिण भारत से, तांबा राजस्थान के खेतरी और तौर ओमान से आता था, और लाजवर्द जैसा कीमती पत्थर अफगानिस्तान और ईरान से आता था। ये एक एंशिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन थी। और बदले में ये दुनिया को क्या दे रहे थे? अपना हुनर। वो सिर्फ कच्चा माल नहीं, बल्कि तैयार माल भेजते थे। उनके बनाए सूती कपड़े, टेराकोटा की खूबसूरत मूर्तियां, मनके और हाथी दांत का सामान दुनिया भर में मशहूर था। और इस पूरे इंटरनेशनल ट्रेड का जो हब था वो था लोथल, जो आज के गुजरात में है। ये एक जबरदस्त बंदरगाह शहर था जहां दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड मिला है। ये उनकी इंजीनियरिंग और व्यापारिक समझ का एक शानदार सबूत है जो उन्हें समंदर के रास्ते सीधा मेसोपोटामिया से जोड़ता था। अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जिसने इस पूरे युग को इसका नाम दिया। ये था कांस्य युग यानी द ब्रॉन्ज एज। और कांसा बनता कैसे है? इसका फॉर्मूला बड़ा आसान था। तांबा लीजिए, उसमें थोड़ा टिन मिलाइए और बन जाता है कांसा, एक ऐसी धातु जो तांबे से कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ थी। इसी से वो अपने बेहतर औजार और हथियार बनाते थे। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। वो सोना, चांदी, तांबा और कांसा तो जानते थे, मगर लोहा नहीं। उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। और यही एक चीज उनके तकनीकी युग की सीमा तय करती है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं थी। ये एक कॉम्प्लेक्स, सोफिस्टिकेटेड और अपनी सोच से कहीं ज्यादा मॉडर्न व्यवस्था थी। अपने शानदार व्यापारिक रास्तों से उन्होंने सिर्फ सामान ही नहीं, बल्कि सोच और संस्कृति को भी एक दूसरे से जोड़ा। उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो बताती है कि हजारों साल पहले भी दुनिया कितनी इंटरकनेक्टेड थी। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आज की इस कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल दुनिया में जहां सब कुछ नंबरों का खेल है, क्या ये प्राचीन बिना पैसे वाली अर्थव्यवस्था हमें वैल्यू यानी कीमत के असली मतलब के बारे में कुछ सिखा सकती है? शायद असली कीमत चीजों में नहीं, बल्कि हुनर, संसाधनों और इंसानी रिश्तों में छिपी होती है। जरा सोचिएगा। नमस्ते। कभी सोचा है कि एक ऐसी सिविलाइजेशन हो जिसके पास बड़े बड़े शहर हों, बिजनेस हो, टेक्नोलॉजी हो, सब कुछ हो, लेकिन मंदिर ही ना हो? जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो फिर उनकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी थी? आइए मिलकर उनके बिलीफ्स के इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और यहीं से ना सारा मामला दिलचस्प हो जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। सोचिए, इतनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन, पर आज तक वहां एक भी पक्का मंदिर नहीं मिला। तो सवाल यह है कि आखिर वो पूजा करते किसके थे और कहां करते थे? चलिए कुछ सुराग ढूंढते हैं। तो हमारी इस हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन में जो पहला और सबसे बड़ा सुराग हाथ लगा है, वो है एक प्रमुख फीमेल डीटी यानी एक देवी की पूजा। ऐसा लगता है मानो उनका पूरा समाज एक शक्तिशाली देवी की आइडिया के ही आसपास घूमता था। तो ये मातृ देवी थीं कौन? देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि वो क्रिएशन का सोर्स थीं, धरती की फर्टिलिटी और लाइफ की एनर्जी का सिंबल। वो सिर्फ कोई देवी नहीं थीं, बल्कि एक फंडामेंटल फोर्स थीं। अच्छा, ये सब हमें पता कैसे चला? दरअसल खुदाई में टेराकोटा की न जाने कितनी छोटी छोटी मूर्तियां मिली हैं, और वो भी लगभग हर घर से। ये सिर्फ आर्ट नहीं था, ये पूजा की चीजें थीं। और सबसे कमाल का सबूत है एक मोहर, जिसमें एक महिला के गर्भ से एक पौधा उगता हुआ दिख रहा है। ये सीधा सीधा लाइफ ऑफ फर्टिलिटी के साथ उनके कनेक्शन को दिखाता है। चलिए अब अगले सुराग की तरफ बढ़ते हैं।
मातृदेवी के अलावा एक पावरफुल मेल गॉड के भी सबूत मिलते हैं, और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें सिर्फ एक ही चीज से मिलता है, लेकिन वो चीज अपने आप में एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। जरा सोचिए, एक पूरी सभ्यता के एक प्रमुख देवता के बारे में हमारी जो भी समझ है वो एक छोटी सी मोहर पर टिकी है। इसे पशुपति मोहर कहते हैं, और ये इंडस वैली की रिलीजियस लाइफ में झांकने के लिए एक खिड़की जैसी है। चलिए इस मोहर को थोड़ा गौर से देखते हैं। एक योगी की मुद्रा में बैठे हैं जिनके 3 चेहरे हैं, सिर पर सींगों वाला एक मुकुट है और चारों तरफ से जानवर उन्हें घेरे हुए हैं। हाथी है, बाघ है, गैंडा और भैंसा भी। अरे इतना ही नहीं, उनके पैरों के पास 2 हिरन भी बैठे हैं। तो ये सब देखकर एक बात तो साफ है कि ये कोई आम इंसान नहीं हो सकते। ये तो लगते हैं जैसे जानवरों के स्वामी हों, प्रकृति के रक्षक। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है, कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये फिगर भगवान शिव का ही एक शुरुआती रूप है, जिसे आद्य शिव या प्रोटो शिव कहा जाता है। इससे ये पता चलता है कि आज के हमारे कई रिलीजियस आइडियाज की जड़ें हजारों साल पुरानी हो सकती हैं। लेकिन हड़प्पा के लोगों की आस्था सिर्फ देवी देवताओं तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, उनके विश्वास तो नेचुरल वर्ल्ड में बहुत गहराई तक बसे हुए थे। लगता है वो अपने आसपास की हर चीज में डिविनिटी देखते थे। वो जानवरों की पूजा करते थे, खास तौर पर कुबड़ वाले बैल की, जो ताकत का सिंबल था। वो पेड़ों की पूजा करते थे, और उसमें भी पीपल का पेड़, जिसे आज भी पवित्र माना जाता है। और तो और वो पत्थरों की भी पूजा करते थे, जो लिंग और योनि के प्रतीक थे और शिव शक्ति की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते थे। और एक और दिलचस्प खोज, स्वास्तिक का चिन्ह। कई मोहरों पर मिला ये सिंबल शायद सूरज की पूजा या लाइफ साइकिल को दिखाता था। ये उनकी सिंबॉलिक रिलीजियस लाइफ का एक और बड़ा सबूत है। तो इन सारे सुरागों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो इंडस वैली के धार्मिक विश्वासों की आखिर कैसी तस्वीर बनती है, चलिए इसे समराइज करते हैं। तो देखिए, एक तरफ हमारे पास मातृदेवी हैं, पशुपति हैं, प्रकृति पूजा और कई सिंबल्स के पक्के सबूत हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें कोई मंदिर नहीं मिला, और एक और खास बात, विष्णु की पूजा का कोई भी निशान नहीं मिला है, जो बाद में हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता बने। तो हमारा कंक्लूजन ये है कि हड़प्पा के लोगों का एक बहुत ही यूनिक और मल्टीलेयर्ड बिलीफ सिस्टम था। ये फर्टिलिटी, प्रकृति के लिए रिस्पेक्ट और ऐसे देवताओं पर फोकस था जो बाद की हिंदू ट्रेडिशंस के प्रीकर्सर्स लगते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक अलग और कॉम्प्लेक्स आस्था थी। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम आज के कस्टम्स और बिलीफ्स को देखते हैं तो उनमें से कितने इन प्राचीन जड़ों से जुड़े हो सकते हैं, ये सोचना वाकई में फैसिनेटिंग है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार। तो चलिए आज इतिहास के एक ऐसे बड़े रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं जिसने सदियों से इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को उलझाए रखा है। सोचिए जरा, एक इतनी बड़ी, इतनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन, लाखों लोग, वो आखिर कहां चले गए? करीब 1 सदी से दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इसी एक सवाल से जूझ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का आखिर हुआ क्या। और देखिए, हम किसी छोटी मोटी बस्ती की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो अपने जमाने की एक सुपर पावर थी, समझ लीजिए। इनके शहर इतने सुनियोजित थे, ड्रेनेज सिस्टम इतना कमाल का था, और इनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। ये उस समय की सबसे महान सभ्यताओं में से एक थी। तो सवाल उठता है कि इतनी जबरदस्त सभ्यता का अंत हुआ तो हुआ कैसे? शुरुआत में जो थियरीज आईं वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थीं। मतलब एक नाटकीय और हिंसक पतन की तस्वीरें पेश की गईं। सबसे पहली और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर थ्योरी थी वो थी एक भयानक हमले की, कि बाहर से आए कुछ हमलावरों ने इस पूरी सभ्यता को तहस नहस कर दिया। और इस थियरी के पीछे सबूत क्या थे? पहली नजर में सबूत काफी कन्विंसिंग लगते थे। मोहनजोदारो की सड़कों पे बिखरे हुए कंकाल मिले तो लोगों ने सोचा, ये देखो, ये तो नरसंहार का पक्का सबूत है। ऊपर से ऋग्वेद जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में किलों को तोड़ने वाले देवता का जिक्र है, तो उसे भी एक आक्रमण से जोड़कर देखा गया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। जैसे जैसे मॉडर्न आर्कियोलॉजी ने काम करना शुरू किया, इस थ्योरी की दीवारें धड़कने लगी। इतनी खुदाई के बाद भी किसी बड़े युद्ध का कोई सबूत नहीं मिला, न कोई हथियारों का जखीरा, न टूटी फूटी किलेबंदी। बल्कि सबूत ये बता रहे थे कि संस्कृति अचानक खत्म नहीं हुई, वो बस धीरे धीरे बदल रही थी।
अच्छा, तो अगर आक्रमण नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? शायद कोई कुदरती आफत? ये भी एक मजबूत पॉसिबिलिटी थी। मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में तो 30-30 फीट मोटी कीचड़ की परतें मिली हैं। ये तो किसी भयंकर बाढ़ की तरफ ही इशारा करती हैं, और ये पूरा इलाका वैसे भी भूकंप के लिहाज से काफी एक्टिव है। पर इन थ्योरीज में भी एक पेंच था। बाढ़ या भूकंप ये तो एक शहर को तबाह कर सकते हैं, है ना? पर हजारों किलोमीटर में फैली पूरी की पूरी सभ्यता एक साथ कैसे कमजोर पड़ गई? मतलब असली मुजरिम कोई और था, जो धीरे धीरे चुपचाप अपना काम कर रहा था, और उसकी तलाश एक बिल्कुल नई दिशा में शुरू हुई। और इस असली मुजरिम का सुराग मिला खंडहरों में नहीं, हथियारों में नहीं, बल्कि प्रकृति की अपनी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने झीलों की तलछट और गुफाओं के अंदर से हजारों साल पुराने मौसम का हाल पढ़ना सीख लिया। और जब ये रिकॉर्ड्स सामने आए तो सब हैरान रह गए। कोई एक घटना नहीं, बल्कि सदियों तक चलने वाले भयानक सूखों का एक पूरा साइकिल था। ये वो सूखे नहीं थे जो 1-2 साल चले, ये पीढ़ियों तक चलते थे। और इनमें से जो सबसे खतरनाक सूखा था, जो लगभग 1733 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ, वो कितना लंबा चला होगा, कोई अंदाजा है? पूरे 164 साल। सोचकर भी रूह कांप जाती है कि उस दौर के लोगों ने क्या झेला होगा। तो ये हो क्यों रहा था? ये कोई रैंडम घटना नहीं थी। हजारों किलोमीटर दूर समंदर में हो रहे बदलावों का असर था, जिसने मॉनसून की पूरी साइकिल को ही बिगाड़ कर रख दिया था। वो बारिश जो इस सभ्यता की लाइफलाइन थी, अब अनरिलायबल हो चुकी थी। लेकिन यहाँ कहानी सिर्फ तबाही पर खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से शुरू होती है इंसान के जज्बे की कहानी, मुश्किल हालात में टिके रहने की और खुद को ढालने की एक असाधारण कहानी। तो लोगों ने क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट मूव लिया। उन्होंने गेहूं और जौ, जिन्हें ज्यादा पानी चाहिए होता है, उन्हें छोड़कर बाजरे जैसी फसलें उगानी शुरू कर दी, जो कम पानी में भी हो जाती हैं। ये सर्वाइवल का एक मास्टर स्ट्रोक था। अब जाहिर है, जब खेती का तरीका बदला तो जीने का तरीका भी बदला। लोग धीरे धीरे बड़े शहरों को छोड़कर छोटे छोटे गांव की तरफ जाने लगे, जहां पानी था। ये एक तरह का रिवर्स माइग्रेशन था, जो एक दिन में नहीं बल्कि कई पीढ़ियों में हुआ। तो इस 4000 साल पुरानी जासूसी से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए देखते हैं। तो चलिए पूरे केस को एक बार फिर से देखते हैं। आक्रमण वाली थ्योरी, वो तो अब लगभग आउट हो चुकी है। बाढ़ और भूकंप, हाँ, उन्होंने मुश्किलें बढ़ाईं, पर वो मेन विलेन नहीं थे। असली वजह वो था क्लाइमेट चेंज, जिसने धीरे धीरे इस पूरी सभ्यता की जड़ें खोखली कर दी। तो आखिर में सिंधु घाटी सभ्यता एक झटके में खत्म नहीं हुई। ये कोई वायलेंट एंड नहीं था, बल्कि ये धीरे धीरे बदलते हुए मौसम के साथ खुद को ढालने की एक लंबी, बहुत लंबी कहानी थी। ये विनाश से ज्यादा अनुकूलन की कहानी है। और ये 4000 साल पुरानी कहानी आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। अगर उस समय की एक इतनी महान सभ्यता बदलते मौसम के आगे बेबस हो सकती है, तो उसकी कहानी से हमें आज क्या सबक लेना चाहिए? नमस्कार। तो चलिए आज इतिहास के एक ऐसे बड़े रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं, जिसने सदियों से इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को उलझाए रखा है। सोचिए जरा, एक इतनी बड़ी, इतनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन, लाखों लोग, वो आखिर कहां चले गए? करीब 1 सदी से दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इसी एक सवाल से जूझ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का आखिर हुआ क्या। और देखिए, हम किसी छोटी मोटी बस्ती की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो अपने जमाने की एक सुपर पावर थी, समझ लीजिए। इनके शहर इतने सुनियोजित थे, ड्रेनेज सिस्टम इतना कमाल का था, और इनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। ये उस समय की सबसे महान सभ्यताओं में से एक थी। तो सवाल उठता है कि इतनी जबरदस्त सभ्यता का अंत हुआ तो हुआ कैसे? शुरुआत में जो थियरीज आईं, वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थीं। मतलब एक नाटकीय और हिंसक पतन की तस्वीरें पेश की गईं। सबसे पहली और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर थ्योरी थी, वो थी एक भयानक हमले की, कि बाहर से आए कुछ हमलावरों ने इस पूरी सभ्यता को तहस नहस कर दिया। और इस थ्योरी के पीछे सबूत क्या थे? पहली नजर में सबूत काफी कन्विंसिंग लगते थे। मोहनजोदारो की सड़कों पे बिखरे हुए कंकाल मिले तो लोगों ने सोचा, ये देखो, ये तो नरसंहार का पक्का सबूत है। ऊपर से ऋग्वेद जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में किलों को तोड़ने वाले देवता का जिक्र है, तो उसे भी एक आक्रमण से जोड़कर देखा गया। लेकिन
कहानी में एक ट्विस्ट था। जैसे जैसे मॉडर्न आर्कियोलॉजी ने काम करना शुरू किया, इस थ्योरी की दीवारें धड़कने लगी। इतनी खुदाई के बाद भी किसी बड़े युद्ध का कोई सबूत नहीं मिला, न कोई हथियारों का जखीरा, न टूटी-फूटी किलेबंदी। बल्कि सबूत ये बता रहे थे कि संस्कृति अचानक खत्म नहीं हुई, वो बस धीरे-धीरे बदल रही थी। अच्छा, तो अगर आक्रमण नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ? शायद कोई कुदरती आफत? ये भी एक मजबूत पॉसिबिलिटी थी। मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में तो 30-30 फीट मोटी कीचड़ की परतें मिली हैं। ये तो किसी भयंकर बाढ़ की तरफ ही इशारा करती हैं, और ये पूरा इलाका वैसे भी भूकंप के लिहाज से काफी एक्टिव है। पर इन थ्योरीज में भी एक पेंच था। बाढ़ या भूकंप ये तो एक शहर को तबाह कर सकते हैं, है ना? पर हजारों किलोमीटर में फैली पूरी की पूरी सभ्यता एक साथ कैसे कमजोर पड़ गई? मतलब असली मुजरिम कोई और था, जो धीरे धीरे चुपचाप अपना काम कर रहा था, और उसकी तलाश एक बिल्कुल नई दिशा में शुरू हुई। और इस असली मुजरिम का सुराग मिला खंडहरों में नहीं, हथियारों में नहीं, बल्कि प्रकृति की अपनी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में। जी हां, वैज्ञानिकों ने झीलों की तलछट और गुफाओं के अंदर से हजारों साल पुराने मौसम का हाल पढ़ना सीख लिया। और जब ये रिकॉर्ड्स सामने आए तो सब हैरान रह गए। कोई एक घटना नहीं, बल्कि सदियों तक चलने वाले भयानक सूखों का एक पूरा साइकिल था। ये वो सूखे नहीं थे जो 1-2 साल चले, ये पीढ़ियों तक चलते थे। और इनमें से जो सबसे खतरनाक सूखा था, जो लगभग 1733 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ, वो कितना लंबा चला होगा, कोई अंदाजा है? पूरे 164 साल। सोचकर भी रूह कांप जाती है कि उस दौर के लोगों ने क्या झेला होगा। तो ये हो क्यों रहा था? ये कोई रैंडम घटना नहीं थी। हजारों किलोमीटर दूर समंदर में हो रहे बदलावों का असर था, जिसने मॉनसून की पूरी साइकिल को ही बिगाड़ कर रख दिया था। वो बारिश जो इस सभ्यता की लाइफलाइन थी, अब अनरिलायबल हो चुकी थी। लेकिन यहाँ कहानी सिर्फ तबाही पर खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से शुरू होती है इंसान के जज्बे की कहानी। मुश्किल हालात में टिके रहने की और खुद को ढालने की एक असाधारण कहानी। तो लोगों ने क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट मूव लिया। उन्होंने गेहूं और जौ, जिन्हें ज्यादा पानी चाहिए होता है, उन्हें छोड़कर बाजरे जैसी फसलें उगानी शुरू कर दी, जो कम पानी में भी हो जाती हैं। ये सर्वाइवल का एक मास्टर स्ट्रोक था। अब जाहिर है, जब खेती का तरीका बदला तो जीने का तरीका भी बदला। लोग धीरे धीरे बड़े शहरों को छोड़कर छोटे छोटे गांव की तरफ जाने लगे, जहां पानी था। ये एक तरह का रिवर्स माइग्रेशन था, जो एक दिन में नहीं बल्कि कई पीढ़ियों में हुआ। तो इस 4000 साल पुरानी जासूसी से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए देखते हैं। तो चलिए पूरे केस को एक बार फिर से देखते हैं। आक्रमण वाली थ्योरी, वो तो अब लगभग आउट हो चुकी है। बाढ़ और भूकंप, हाँ, उन्होंने मुश्किलें बढ़ाईं, पर वो मेन विलेन नहीं थे। असली वजह वो था क्लाइमेट चेंज, जिसने धीरे धीरे इस पूरी सभ्यता की जड़ें खोखली कर दी। तो आखिर में सिंधु घाटी सभ्यता एक झटके में खत्म नहीं हुई। ये कोई वायलेंट एंड नहीं था, बल्कि ये धीरे धीरे बदलते हुए मौसम के साथ खुद को ढालने की एक लंबी, बहुत लंबी कहानी थी। ये विनाश से ज्यादा अनुकूलन की कहानी है। और ये 4000 साल पुरानी कहानी आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। अगर उस समय की एक इतनी महान सभ्यता बदलते मौसम के आगे बेबस हो सकती है, तो उसकी कहानी से हमें आज क्या सबक लेना चाहिए?